मैं राजीव कुमार आज फिर एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। असल में टॉपिक पुराना है लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया इसे रिकॉर्ड करते करते। एंड स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा रॉबिन सिंह को, मेरा फेसबुक फ्रेंड, उसने मुझे रिमाइंड कराया। एंड आज मैंने तय किया कि आज मैं इस बिल को एक्सप्लेन करूँ। हालांकि ये बिल काफ़ी सालों से, बिल तो अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन ये जो ओवर पॉपुलेशन का जो केस है ये काफ़ी सालों से हम सब मतलब एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब हम बड़े शहरों में जाते हैं, जैसे अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जाते हैं, वहाँ पे जब ट्रैवल करते हैं तो काफ़ी कंजस्टेड होता है। ठीक है, काफ़ी एरिया काफ़ी कंजस्टेड होता है और हम हमेशा सोचते हैं कि आबादी बहुत देश की बढ़ रही है। और वहीं जब भी हम इसके बारे में सोचते हैं तो कहीं ना कहीं एक देश और का नाम आता है हमारे सामने, वो है चाइना। और चाइना के बारे में एक चीज़ और हमारे मीडिया में और हम सुनते हैं कि अगर हम थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ पढ़ाई वढ़ाई करें पॉपुलेशन के बारे में, तो हमें चाइना के बारे में पता लगता है कि चाइना ने अपनी जो बढ़ती आबादी है उसे अपने यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट कानून, जिसे वो कहते हैं टू चाइल्ड वन चाइल्ड पॉलिसी। हमारे देश में वैसे टू चाइल्ड पॉलिसी की बात चल रही है, बट वहाँ पे चल रही थी वन चाइल्ड पॉलिसी। अब जो वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना में आई है, उससे यहाँ पे जो एक एक सिनेरियो क्रिएट हुआ कि चाइना ने अपनी आबादी को किस तरीके से स्टेबल किया। हालांकि आज भी चाइना की आबादी हमसे ज़्यादा है, पर अगर मैं आपको कुछ आंकड़े दूं, आंकड़े इन द सेंस, ज़रा आप इससे बताना चाहूँगा, थोड़ा पढ़ के बता रहा हूँ। 1969 में चाइना की आबादी थी 80 करोड़, अप्रॉक्स में बता रहा हूँ। और इंडिया की आबादी थी तकरीबन 54 करोड़। हमसे काफ़ी आगे थे। कितना गैप देख रहे हैं आप, उनकी 80 करोड़, हमारी 54 करोड़। 1994 में चाइना की आबादी बिलियन पार कर चुकी थी, 123 करोड़। और तब इंडिया की कुल आबादी थी सिर्फ 94 करोड़, अगर कंपेयर करें चाइना से। तो 2019 में ये गैप बहुत कम हो गया। 2090 में कहाँ चाइना 1994 में 100 करोड़ पार कर गया था उस रफ्तार से, तो आज 200 करोड़ हो जानी चाहिए थी इनकी आबादी, या फिर 200 करोड़ तो आराम से हो जानी चाहिए थी आबादी। लेकिन इन्होंने अपनी आबादी कंट्रोल करके रखी 142 करोड़ में, और हम पहुंच गए 136 करोड़ में। और ज़्यादातर लोगों का तो ये, एक्सपर्ट्स का तो ये मानना है कि अगर ये स्पीड चलती रही तो 2027 तक इंडिया की आबादी हो जाएगी 150 करोड़, और चाइना तब तक अपनी आबादी जो है वो लगभग काबू कर लेगा। वो अपनी आबादी 147 48 करोड़ तक ही रखेगा। नाइजीरिया एक और देश है, वो 73 करोड़ तक आबादी रहेगा, वो तीसरे नंबर पे रहेगा। यूएसए रहेगा 43 करोड़ में, और पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश, वो रहेगा 40 करोड़ में। अब देखें, जिस तरीके से हम ये बात कह रहे हैं कि हाँ, ओवर पॉपुलेशन हमारे देश में एक बहुत बड़ा मैटर है। देखिए, आबादी ज़्यादा बढ़ेगी, हमारे पास संसाधन बहुत कम है। हमारे पास ऑयल के भंडार नहीं है, ना गोल्ड के इतने रिजर्व्स हैं। अमेरिका के पास ऑयल का भी रिजर्व है, दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्व है ऑयल का उनके पास, और गोल्ड का भी सबसे बड़ा रिजर्व उनके पास है, अमेरिका के पास। फिर भी वो अपनी आबादी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि ओवर पॉपुलेशन ज़्यादा ना हो, क्योंकि वो हेल्थ केयर पे बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, तो उनका जो डिविडेंड होगा उनके इनपुट आउटपुट का, वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब इंडिया के केस में क्या है कि इंडिया में इसे पॉलिटिसाइज बहुत करते हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है, और इसे क्या कहते हैं, इसे एक्सपर्टीज़ के थ्रू इसे हमें देखना चाहिए, लेकिन इसमें पॉलिटिक्स बहुत डाली जाती है। अब देखिए, ये जो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आया है, ये पॉपुलेशन कंट्रोल बिल गवर्नमेंट अभी तक नहीं ले आई। गवर्नमेंट ने अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया। अभी तो कोविड-19 चल रहा है। बात ज़रूर चल रही है गवर्नमेंट में कि बहुत से लोग कह रहे हैं गवर्नमेंट के, कि मिनिस्टर्स भी कह रहे हैं कि इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाए, और प्राइवेट मेंबरशिप के थ्रू कांग्रेस, जो जो एमपी सरकार का पार्ट नहीं होते, और वो अगर कोई बिल इंट्रोड्यूस करें, उसे प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है। तो एक कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी जी ने इंट्रोड्यूस किया एक बार बिल, एक एज अ प्राइवेट मेंबर, और शिवसेना के भी एक एमपी थे अनंत देसाई करके, उन्होंने भी इसे इंट्रोड्यूस किया। अब पॉपुलेशन कंट्रोल बिल क्या है? देखिए, कानून के थ्रू हमारे देश में एक प्रथा चली है कि हम चाहते हैं कि स्ट्रिक्ट कानून बने। कोई भी चीज़ को अगर हम क्योर करना चाहते हैं तो स्ट्रिक्ट कानून बने। उसी में पॉपुलेशन कंट्रोल बिल भी आ गया। इसमें कहा गया कि जो लोग टू चाइल्ड नॉर्म को फॉलो करते हैं, नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, उन्हें इंसेंटिव दिया जाए कि उन्हें गवर्नमेंट जॉब में
प्राथमिकता दी जाए, एज वेल एज उन्हें टैक्स में छूट दी जाए, हेल्थ केयर में उनको फैसिलिटीज़ दिए जाए, और जो लोग इन चीज़ों को ना करें उन्हें इन चीज़ों से वंचित किया जाए। हालांकि इसे इससे भी कई गुना ज़्यादा एक तरीके से एक मैं कहूँगा हार्श मेजर लेने के लिए हमारे देश के एक और चिरपरिचित व्यक्ति हैं बाबा रामदेव। उन्होंने तो कहा था कि अगर थर्ड चाइल्ड होता है तो उसे वोटिंग राइट भी नहीं देने चाहिए, उसे वोटिंग राइट नहीं देने चाहिए। बहुत से लोग इसे सपोर्ट भी करते हैं क्योंकि खुद हम फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि इतनी पॉपुलेशन, हम जब भी किसी बड़े शहर में जाते हैं हम सब ये सब देखते हैं तो हमें कितना मतलब हमें कितनी प्रॉब्लम होती है। लेकिन प्रॉब्लम जो है, जो हम यहाँ पे एक पहरा देख रहे हैं, हम सिक्के का जो एक पहलू कहते हैं ना, हेड हेड वाला साइड देख रहे हैं, हम टेल साइड नहीं देख रहे। टेल साइड क्या है? देखें, एक चीज़ होती है TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या होता है? टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि एक औरत अपने जीवन में कितने बच्चे, मिनिमम एवरेज कितने बच्चे वो प्रोड्यूस कर सकती है, कितने बच्चे वो प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। अब जो इंडिया की जो इस वक्त TFR चल रही है, इंडिया की TFR इस वक्त चल रही है अप्रॉक्स फर्टिलिटी रेट जो इंडिया का है वो इस वक्त है 2.24 2.24। अब टोटल फर्टिलिटी रेट जो मैंने आपको पहले बताया कि एक औरत अपने पूरे जीवन काल में एवरेज कितने बच्चे पैदा कर सकती है, ठीक है, कितने बच्चे कंसीव कर सकती है। अब देखें, टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो 2.2 है अप्रॉक्स, यानी अगर हम एवरेज निकालें तो हर औरत 2 बच्चे या 2 से 3 यहाँ तक ही जा रहा है एवरेज। तो ये तो अब तो हमें तो ये तो एक तो बैलेंस, एक तरीके से बैलेंस फैमिली प्लानिंग है ना। हम तो कह रहे थे कि 2 चाइल्ड नॉर्म्स लाएं, उससे पहले ही हमारा 2.2 है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ है रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट। रिप्लेसमेंट क्या होता है? देखें, अब जो अगर मैं एक नौजवान व्यक्ति है, एक जो नौजवान व्यक्ति है वो अपने जीवन काल में नौकरी करता है, काम करता है, कंजप्शन करता है, ठीक है, उससे टैक्स देता है। गवर्नमेंट जॉब है तो डायरेक्ट टैक्स जाएगा, प्राइवेट में भी डायरेक्ट टैक्स देगा, और इनडायरेक्ट टैक्स तो सब देते हैं। लेकिन एक एज के बाद वो काम करना बंद कर देता है। अब एक एज के बाद जब काम करना बंद कर देता है तो उसकी एक एवरेज एक एज भी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी होगी। इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 72 ईयर्स अप्रॉक्स, 72 ईयर्स तक है। तो इसका मतलब 72 साल तक वो जिएगा ही जिएगा, उसके अब आगे भी जाके जी सकता है। लेकिन उस एज में जाके वो काम तो कर नहीं सकता, तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बन जाएगी उसको बार बार पेंशन देने की। तो एक रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट भी होता है जिसके तहत गवर्नमेंट, जिस तरह बताया जाता है कि कितनी आपकी फर्टिलिटी रेट होनी चाहिए जिससे आप एक यंग पॉपुलेशन को रिप्लेस कर, एक ओल्ड पॉपुलेशन को यंग पॉपुलेशन के साथ रिप्लेस कर पाए। यानी जो बुजुर्ग लोग हैं जब वो चले जाएंगे इस दुनिया से तो नई जनरेशन आएगी, वो वर्कफोर्स में आ जाएगी। और गवर्नमेंट के लिए एक क्या कहते हैं, एक ग्रोइंग, एक डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी जो नए नौजवान होते हैं उनके थ्रू इकॉनमी को आगे बढ़ाने का एक और मौका मिल जाएगा। अब मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ, 2 एग्जांपल देता हूँ। चाइना की एक एग्जांपल है और एक एग्जांपल है जापान की। चाइना और जापान दोनों की ज़्यादातर आबादी अब बूढ़ी हो रही है। चाइना ने इसी वजह से अभी 1 चाइल्ड पॉलिसी को थोड़ा सा लिबरलाइज किया। अब उन्होंने 2 चाइल्ड पॉलिसी करनी शुरू कर दी है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा उनकी आबादी अब बूढ़ी हो रही है, ठीक है, ज़्यादा उनकी आबादी बूढ़ी हो रही है। जो बूढ़ी आबादी है उन्हें सबको तो वो ख़त्म तो कर नहीं सकते। कोई भी कितनी भी डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट हो, इतनी बड़ी आबादी को ख़त्म तो करेगी नहीं। तो इस आबादी का खर्चा उठाने के लिए गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से इनकम तो होनी चाहिए। और इनकम का स्रोत कौन है? जो नौजवान जो काम करेंगे, उससे टैक्स देंगे, कंजम्पशन करेंगे, इकॉनमी बूम होगी, उसी से तो करेंगे ना। तो इसीलिए एक हमें बैलेंस भी देखना पड़ेगा कि फर्टिलिटी रेट और रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट जो है, जो उसको रिप्लेस करेगी, उसे भी देखना पड़ेगा। अब क्या करें? क्या हम आबादी को इसी तरह से बढ़ने दें जैसा मैं कह रहा हूँ? जी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें सीधी तरह जो हम ये बिल ला रहे हैं, बिल में ये बात तो ठीक कही गई कि हमें इंसेंटिव देना चाहिए, बिल्कुल सही है, इंसेंटिव हमें देना चाहिए। हमें पॉपुलेशन एक बहुत सीरियस मैटर है। लेकिन एक मैटर ये भी है कि देखें, भारत की जो, अगर आप ये जो 2.24 जो फर्टिलिटी रेट है, भारत के जो 28 राज्य थे, पहले 29 थे, अब 28 हो गए हैं, जम्मू कश्मीर का जो मसला हुआ उसके बाद। तो जो 28 राज्य हैं उनमें से 22 राज्य ऐसे हैं जिनकी फर्टिलिटी रेट 2 है या 2 से कम है, यानी बच्चे एवरेज 2 होंगे या 2 से कम होंगे। और सिर्फ 6 राज्य हैं जो 2 से ऊपर जा रहे हैं। उसमें भी 2 राज्य हैं
बिहार और उत्तर प्रदेश, जहाँ पे 3 तक है फर्टिलिटी रेट। बिहार की तो 3.4 तक है फर्टिलिटी रेट। अब देखें, बिहार और यूपी में सबसे ज़्यादा आबादी है देश की, सबसे ज़्यादा आबादी देश की कॉन्सेंट्रेट करती है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखें, बाकी जो स्टेट है उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनकी फर्टिलिटी रेट कम हो गई अपने आप। एक डेटा निकाला गया, कुछ पॉइंट्स निकाले गए और पॉइंट्स में ये लिखा गया है कि जहाँ पे जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जो हेल्थ का जो पार्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो जो स्टेट ने जो हेल्थ पे खर्चा किया है, जिस स्टेट ने ज़्यादा खर्चा किया, जिस स्टेट ने ज़्यादा लिटरेसी, लोगों को ज़्यादा पढ़ाया लिखाया, वहाँ पे जो लोग थे वो ज़्यादा मेच्योर बने और उन्होंने आबादी ज़्यादा अपने घर में बढ़ने नहीं दी। अब मेच्योरिटी का और आबादी का क्या लेना देना है, देखें आप, मैं क्या कहते हैं, पुराने ज़माने में पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं थी, पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं थी, स्कूल की फैसिलिटी, लिटरेसी रेट उतना नहीं था, उतना लिटरेसी रेट नहीं था, तो कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। जब कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी तो परिवार, जो क्या कहते हैं फैमिली प्लानिंग, वो अच्छी तरह से वो नहीं कर पाए। फैमिली प्लानिंग जो थी इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई 1976 में। 1976 में हमारी जो इंडिया की टोटल फर्टिलिटी रेट थी वो थी 3.4 और से भी ज़्यादा, 4 तक जा रही थी। वर्ल्ड बैंक ने वार्न किया था इंडिया को, आईएमएफ ने भी वार्न किया था कि जिस तरीके से आपकी आबादी बढ़ रही है, आपके पास एक टाइम पे इतनी पॉपुलेशन पॉवर्टी होगी कि कोई भी आपको लोन नहीं देगा। गवर्नमेंट लोन के, बैंक्स लोन्स कैसे देते हैं, ये ब्रेटन वुड्स की जो संस्थाएं हैं, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, आपको लोन कैसे देते हैं, वो देखते, जब आपको लोन देते हैं ना तो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन करते हैं कि आप अपने खर्चे कम करेंगे। खर्चा कम मतलब आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा हेल्थ केयर में और यहाँ पे नहीं डालेंगे, आप अपना खर्चा कम करेंगे और आप हमें लोन रीपेमेंट कर पाएंगे वो सब, ठीक है। तो इस हिसाब से लोन देंगे। तो उन्होंने देखा कि जब गरीबों की आबादी आपके यहाँ पे इतनी बढ़ जाएगी, आपको किसी ने लोन देना ही नहीं है, पैसे किसी ने आपको देने ही नहीं है, क्योंकि आप वापस करने की कोई क्षमता नहीं होगी, आप उन्हें पालेंगे या हमें लोन देंगे। तो तब फैमिली प्लानिंग की शुरुआत हुई। हालांकि 1976 में देश में इमरजेंसी भी लगी थी। इमरजेंसी भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसे यहाँ पे एक्सप्लेन करना क्या कहते हैं पॉसिबल नहीं है। तो इमरजेंसी के टाइम पे फोर्स स्टेरलाइजेशन यानी ज़बरदस्ती नसबंदी कराई गई लोगों की। कहते हैं कि 10 to 15 मिलियन यानी 1 करोड़ लोगों की फोर्स स्टेरलाइजेशन कराई गई ज़बरदस्ती। और सरकारी बाबुओं ने क्योंकि अपना रिकॉर्ड दिखाना था, तो गरीब, भिखारी, जो भी रोड में कोई भी मिला, कम नौजवान जिनकी शादी भी नहीं हुई थी, जिनकी शादी भी नहीं हुई थी, 16, 17, 18 साल के लड़कों को भी पकड़ के ज़बरदस्ती उनका स्टेलाइजेशन कर दिया गया। और ये उल्टा पड़ गया। जब दोबारा इलेक्शन हुए 77 में तो गवर्नमेंट हार गई। उसके बाद से गवर्नमेंट ने कभी भी इस चीज़ पे इतना, किसी भी गवर्नमेंट ने इतना सीरियसली इसको प्रमोट नहीं किया, इतना प्रमोट नहीं किया आबादी को कंट्रोल करने का, क्योंकि वो लोगों को गुस्सा देख नहीं सकती थी, लोग फ्रस्ट्रेट हो गए थे ज़बरदस्ती इस तरीके से स्टेलाइजेशन करके। अब देखें जो डिटेल्स यहाँ पे आई हैं, अगर मैं आपको कुछ डिटेल्स बताऊं तो भारत की जो फर्टिलिटी रेट है कुछ जगहों पे 5.4 से 2.4 हो गई है। कितना बड़ा गैप आया है, देखा कि कहाँ 5.4 थी जहाँ पे 5 बच्चे तो मिनिमम, वहाँ से 2.4 तक आई। और जो रूरल एरियाज़ हैं, जहाँ पे गांव के इलाके हैं, दिल्ली, वहाँ पे फर्टिलिटी रेट है 1.6 और तमिलनाडु में भी 1.6, लेकिन बिहार के गाँव के इलाके में फर्टिलिटी रेट है 3.3, ठीक है। बिहार में, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी है देश की, वन ऑफ द सबसे ज़्यादा आबादी है देश की। अर्बन एरिया, शहरी इलाके, वहाँ पे भी वेरिएशन है। हिमाचल प्रदेश में 1.1 यानी हर घर में एक बच्चा या 1 से 2, ठीक है। और यूपी में वहीं अर्बन एरिया, यूपी में क्या है 2.4 और बिहार में भी 2.4। तो आप देख रहे हैं स्टेट के थ्रू वेरी कर रही है। अब जब ये पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आएगा, तो ये जो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आएगा ये तो पूरे देश पे होगा। तो अगर किसी 2 राज्यों ने, मैं यहाँ बिहार और यूपी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि 2 राज्यों की वजह से क्या ये अनजस्टिफाइड नहीं होगा कि बाकी राज्यों के लोगों के ऊपर ये बिल थोप दिया जाए। दूसरा, ये देखा गया है कि जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि 22 जो स्टेट्स हैं इंडिया के, उसमें सिर्फ 6 ही हैं जिनका फर्टिलिटी रेट अर्बन एरिया में 2 से कुछ ज़्यादा, से 6 स्टेट हैं। 10 स्टेट तो ऐसे हैं जिनका तो रूरल यानी गांव के इलाके में 2 से भी कम है। 10 स्टेट ऐसे हैं गांव के इलाके में। अब हम कहते हैं ना कि गांव के इलाके में ज़्यादा लोग पढ़ते लिखते नहीं, लेकिन ऐसे देखा गया कि 10 राज्यों में जो गांव के लोग हैं ज़्यादा मेच्योर हैं, 2 से कम वहाँ पे बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है। अब देखें ये जो एरियाज़ हैं, यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे देखी गई है कि फीमेल
फीमेल लिटरेसी रेट, कि जहाँ पे औरतों को ज़्यादा पढ़ाया लिखाया जाता है जिन स्टेट में, अब देखो साउथ में कल्चर है औरतों को कुछ ज़्यादा ही पढ़ाया लिखाया जाता है, और इसका रिज़ल्ट उन्हें बहुत अच्छा मिला। इनका रिज़ल्ट इतना अच्छा मिला है कि जब औरतें पढ़ती लिखती हैं, यानी 10th +2 या ग्रेजुएशन लेवल तक भी जाती है, तो उनमें अपनी लाइफ के डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ जाती है। वो ज़्यादा बच्चे बेयर करने के लिए उसका प्रोटेस्ट भी करती हैं कि मैं ज़्यादा बच्चे संभाल नहीं सकती। जबकि जिन गाँव में जहाँ पे वुमेन्स को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, वो एज अ गुलाम, अगर हम गुलाम एक वर्ड यूज़ करें, नहीं करना चाहिए बट मैं अगर यूज़ करें, उन्हें उसी की तरह ट्रीट किया जाता है, और वहाँ पे बेबीज़ ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो प्रोटेस्ट करने की क्षमता नहीं है। आप जब एजुकेशन वर्ल्ड में रहते हैं, आप 10th में रहते हैं, 12th में रहते हैं, कॉलेज लाइफ जब आप करते हैं, तो आपके लाइफ में एक्सपीरियंस आते हैं ना। जब आपके लाइफ में एक्सपीरियंस आएगा तो आप प्रोटेस्ट कर पाएंगे, आप चीज़ों के बारे में जान पहचान पाएंगे। तो उसी की तरह आपके पास एक्सपीरियंस आता है कि अगर ज़्यादा फैमिली करूँगा तो मैं बच्चों की फ़ीस कैसे आगे बढ़ूँगा, हेल्थ केयर बच्चों को बेहतरीन फैसिलिटीज़ कैसे दूंगा, तो तब आपके दिमाग, तो इसी तरीके से पॉपुलेशन कंट्रोल होती है। इसी तरीके से जो हमारी क्या कहते हैं, ये पॉपुलेशन जो है, ये जो इतने सालों से जो लीप आया है 5.4 से 2.4 तक, या अभी तो 2.2 है, ये कैसे आया है? सरकार ने तो 2 चाइल्ड पॉलिसी की नहीं, कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉलिसी किया नहीं। हाँ, कुछ राज्यों ने कुछ पैरा क्वालिफिकेशन ज़रूर की। आसाम ने 2021 में ये वादा किया कि हम कानून बना रहे हैं, 2021 के बाद गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिलेगी जिनके 2 बच्चे से ज़्यादा हैं, उनको वो एलिजिबल ही नहीं होंगे। राजस्थान में आप अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन नहीं लड़ सकते। महाराष्ट्र में भी ऐसे रूल्स हैं। तो देखें, अगर ये बिल लाया गया, सबसे बड़े इसके जो विक्टिम होंगे ना, अगर बिल आता है इस तरीके से कि हम इंसेंटिव नहीं देंगे, हम उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं देते हैं, वैसे तो आएगा नहीं क्योंकि मैं गवर्नमेंट से इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो ऐसा नहीं करेंगी, बट आता है तो ज़रा सोचें कि जो गरीब हैं, जो गरीब फैमिली, जिनको खाने के पास, जिनके पास पैसे नहीं, इंडिया में ऐसी बहुत बड़ी आबादी है, अभी भी 25% आबादी बिलो पॉवर्टी लाइन है, स्कूल जाने के पैसे नहीं है, खाना खाने के पैसे नहीं है, उनके पास क्या एजुकेशन होगी? वो पॉवर्टी साइकिल में रहेंगे। ज़्यादा बच्चे होंगे उनके पास, ज़्यादा बच्चे होंगे, वो भी, उनसे भी वोट का अधिकार ले लिया जाएगा, उनको इंसेंटिव नहीं दिए जाएंगे, उनको पढ़ाया लिखाया नहीं जाएगा। उन बच्चों की क्या गलती? बाद में वो भी इसी साइकिल में आ जाएंगे। तो हमें अगर कोई कानून बनाना है, अगर कानून लाना भी है, तो हमें देखना है कि टोटल फर्टिलिटी रेट के साथ साथ क्या वो रिप्लेसमेंट जो रेट है, जो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट है, क्या उसको तो हैम्पर नहीं कर रहा? क्योंकि हमारे पास सिर्फ 37 साल हैं। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि इंडिया के पास सिर्फ 37 साल हैं अपनी जो डेमोग्रेटिक डिविडेंड, क्योंकि आज इंडिया दुनिया का सबसे जवान देश है, सबसे ज़्यादा जवानों की पॉपुलेशन है। अब इस डेमोग्रेटिक डिविडेंड को अगर हम यूज़ करें, देखें कुछ सर्वे कहते हैं कि 2050 तक इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वो कैसे बनेगा? क्योंकि वो कैलकुलेशन करते हैं कि इस देश के पास सबसे बड़ी जवान आबादी है। अब जवान आबादी अगर कुछ काम करेगी, काम धंधा करेगी, बिजनेस भी करेगी, डोमेस्टिक उनके पास पैसा आएगा, कंजम्पशन करेगी, तो देश की इकॉनमी बढ़ेगी ना, देश की इकॉनमी बढ़ेगी। जापान ये 2007 में ये एडवांटेज खो चुका है, वो एकदम पीक पे पहुंच गया अपने लेवल पे कि सबसे ज़्यादा बुजुर्ग लोग जापान में हैं। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पे भी हमें क्या कहते हैं, अभी हमें अपना स्पेंडिंग बढ़ाना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से 2% तक पहुंचा है हमारा हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटी, यानी कुल अगर इस बार का अगर मैं बजट देखूं तो कम से कम 69,000 करोड़ का खर्चा किया गया। लेकिन अगर आप ये पूरी भारत की आबादी से डिवाइड करें तो मुश्किल से 1,000-2,000 पूरे साल का, मुश्किल से 1,000 या 1,800 कुछ, अप्रॉक्स 2,000 पूरे साल का एक आदमी पे। अब 1,000-2,000 रुपये हेल्थ केयर आज के ज़माने में क्या एलिजिबल है? आयुष्मान भारत आप कितना भी कर दें, लेकिन पैसे तो लगेंगे ही ना। आप फ्री में कर दें, लेकिन पैसा कहीं ना कहीं से तो आना ही चाहिए, एलोकेट तो होना चाहिए। अब बीमार लोग, इंसान जानबूझ के तो नहीं होते ना कि मुझे आज चलो मेरे पास बैठे बैठे कुछ नहीं, मैं किडनी निकलवा के आता हूँ या फिर मैं हार्ट का ऑपरेशन करा के आता हूँ, ऐसा तो नहीं ना। तो हाँ, जहाँ पे तो क्या कह रहा था मैं कि पॉपुलेशन अगर कंट्रोल करना है, सबसे बेहतर तरीका है कि आप हेल्थ केयर और एजुकेशन पे ज़्यादा खर्चा करें। क्योंकि जब एजुकेशन पे ज़्यादा खर्चा करने का मतलब ये नहीं है कि आपने सैलरी बढ़ा दी टीचरों की, वो तो बढ़ाएं, उनका हक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कम से कम मिनिमम जो एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन हर किसी के पास अवेलेबल हो। क्योंकि ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, ये कोई फ्री की चीज़ नहीं है। हम इन्वेस्ट करेंगे, लोग जानेंगे, कम आबादी होगी, स्ट्रेस कम होगा, तो उल्टा हमें ही फ़ायदा मिलेगा। इट्स अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। दूसरी बड़ी बात कि अगर हम ये सोचते हैं कि एक और चीज़, बड़ी बात जो इसके बारे में सबसे बड़ा मिथ फैलाया जाता है कि मैं बोलना चाहूँगा, कोई नहीं बोलता, बोलते हैं लोग, लेकिन प्रो गवर्नमेंट और एंटी गवर्नमेंट होते हैं लोग।
मैं अनबाइस तरीके से बोलता हूँ कि कुछ लोगों की रिलीजियस बिलीफ है, जैसे मुस्लिम्स, मोस्टली मुस्लिम्स को जो टारगेट किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड और स्पेशली इंडिया में, कि इनकी आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ये ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, केरला में मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और यूपी में भी मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, लेकिन दोनों की फर्टिलिटी रेट देख लीजिए, एक की 1.8 है और एक की 3 के ऊपर जा रही है। क्या डिफरेंस पता है आपको? अब केरला के मुसलमान और मुस्लिम्स में लैंग्वेज का डिफरेंस होगा, फेशियल रिकग्निशन का डिफरेंस होगा, कल्चर का थोड़ा डिफरेंस होगा, लेकिन रिलीजन तो दोनों का सेम है ना। क्या डिफरेंस है कि एक की फर्टिलिटी रेट 2 से कम है और दूसरा 3 पे जा रहा है। वहाँ पे हिंदुओं की आबादी भी 3 से ऊपर जा रही है। सबसे बड़ा जो फ़र्क है वो है एजुकेशन और लिटरेसी रेट। केरला की लिटरेसी रेट 99.3% तक है, और यूपी और बिहार की आप देख लीजिए, सर्च कर लीजिए, 70-60 इसी के बीच में रहती है, ठीक है। फीमेल एजुकेशन केरला की देख लीजिए, केरल में औरतें 99.3% तक पढ़ी लिखी हैं, और यूपी में बिहार में 26.7% जो फीमेल है इलिटरेट है। अभी जो इलिटरेट है, जैसा मैंने कहा कि प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगी, फैमिली में अपनी अपनी वे अपनी क्या कहते हैं, अपना अपना वर्ड कह नहीं पाएंगी, अपने विचार नहीं रख पाएगी कि मैं इतनी फैमिली इतने ज़्यादा बच्चे मैं संभाल नहीं पाऊंगी। तो वही बात है कि देखें, रिलीजियस बिलीफ है, ऐसा मैं नहीं कहता कि टोटल ही कि मुस्लिम्स में कोई प्रमोट नहीं करता कि ज़्यादा बच्चे पैदा करो, बिल्कुल है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन वो ऑर्थोडॉक्स टाइप के हैं जिनकी सोच पुरानी है, ठीक है। लेकिन जो नए ज़माने की नई सोच है, यानी जो कॉलेज वॉलेज में जाते हैं, पढ़ते लिखते हैं, वो एक्सपीरियंस करते हैं, कि लाइफ में कितना स्ट्रगल है, एजुकेशन की फ़ीस कितनी है, हेल्थ केयर की फ़ीस कितनी है, तो पॉपुलेशन अपने आप कंट्रोल करते हैं। अगर हम कोई ऐसा बिल लाएंगे कि टारगेट करने के लिए कि इन्हें टारगेट करो, इस रीजन वाले को टारगेट करो, तो देखें चीज़ें बद से बदतर हो जाएंगी। 2000, जैसे कि मैंने उदाहरण दिया, इमरजेंसी के टाइम पे जो हम कहते थे ना कि ताकतवर बिल ला, उससे ताकतवर चीज़ थी फोर्स स्टेरिलाइजेशन। इमरजेंसी के टाइम आपके सारे फंडामेंटल राइट्स नहीं थे, कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं था, राइट टू लाइफ भी नहीं था, यानी जीने का हक भी नहीं था आपके पास। वो तो बाद में अमेंडमेंट हुआ, राइट टू लाइफ लोगों को मिला कि भैया इमरजेंसी अगर कल को लगेगी भी तो भी राइट टू लाइफ लोगों से छीनी नहीं जाएगी। तो राइट टू लाइफ भी तब छीन चुका था, इससे पावरफुल कोई गवर्नमेंट के पास हथियार नहीं था, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। चाइना की जो हम कह रहे हैं 2 चाइल्ड पॉलिसी बहुत सपोर्ट है, वो 1 चाइल्ड पॉलिसी पे क्यों आया पता है? हुआ ये कि चाइना की जो पॉपुलेशन है और इंडिया की जो मेंटालिटी है वो काफ़ी जेंडर बायस्ड है। यानी अगर उन्हें कहा गया कि एक ही बच्चा पैदा करो तो वो प्रेफर करते हैं कि लड़का ही हो। इससे क्या हुआ कि लड़कों की आबादी वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लड़कियों की आबादी कम है। अब क्या हो रहा है कि वहाँ पे जैसे इंडिया में दहेज दिया जाता है ना, कि शादी करने के बाद दहेज की कुरीति है कि आपको दहेज देना पड़ेगा, वहाँ पे रिवर्स है। वहाँ पे अगर आपको लड़की से शादी करनी तो उल्टा लड़की के घर वालों को अपने पैसा देना पड़ेगा, तब जाके आप चाहते हैं कि जैसा चाइना में चल रहा है कि कि अगर किसी को शादी करनी है तो उल्टा पैसे दे के पहले सबमिट करे, उसके बाद उसे शादी हो, ब्राइड प्राइसिंग कहते हैं उसको वहाँ पे। तो देखें, हर कानून का ऐसा नहीं कि कोई कानून आ जाएगा और रातों रात चमत्कार हो जाएगा। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म उसकी इम्प्लीकेशंस हमें देखनी चाहिए। और क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ा है पॉपुलेशन कंट्रोल में, साउथ जो इंडिया है उसने अपनी पॉपुलेशन भी कंट्रोल की, वहाँ पे एजुकेशन का निज़ाम भी अच्छा है, ये सब, और हेल्थ केयर निज़ाम नॉर्थ इंडिया से भी बेहतर है। मेरे स्टेट वेस्ट बंगाल से बहुत से लोग साउथ जाते हैं, वेलोर जाते हैं, वहाँ पे जाके अपना इलाज कराने के लिए, ठीक है। यहाँ पे भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कितना डिफरेंस है। तो बेहतर ही यही है कि किसी कानून को लाके किसी के राइट्स छीन ले लेना, हालांकि सरकार का अधिकार है कि वो बिल लाए, बट क्योंकि मैं एक सजेशन दे रहा हूँ, मेरा एक ओपिनियन है, और ये ओपिनियन सभी लोगों का है क्योंकि मैं आर्टिकल्स पढ़ता रहता हूँ। तो वहाँ पे भी सबसे जो घुमा फिरा के बात ये आई है कि बिल लाने से ज़्यादा बेहतर है कि अगर हम आउट ऑफ पॉकेट स्पेंडिंग करें एजुकेशन पे और हेल्थ केयर सेक्टर है हमारा, वहाँ पे यहाँ पे अगर हम खर्चा करें और इंसेंटिव खर्चा वहाँ पे करने से बेहतर अगर यहाँ पे करें तो हमारी जो ग्रोथ है वो स्टेडी ग्रोथ हो जाएगी। हमारे पास जो एक डेमोग्राफी आएगी उसको हम यूज़ कर पाएंगे। डेमोग्राफी जो है डिविडेंड, यानी एक आबादी, जो मैंने पहले भी बताया इस वीडियो में कि एक जवान आबादी है, ये डिज़ास्टर ना बन जाए, तो उसके लिए भी कोशिश करनी पड़ेगी, हमें स्किल अपग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो बिना किसी सोचे तो
आजकल आपको मैंने ये बिल साथ साथ एक और बात ऐड करना चाहूँगा कि मैं जब भी किसी भी यूट्यूब पे कोई वीडियो देखता हूँ एजुकेशन वाइज, वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ बॉट्स आ जाते हैं। बॉट्स मतलब जो बॉट्स आ जाते हैं, मतलब जो कमेंट करते हैं सिर्फ, ठीक है, और वहाँ पे बार बार लिखते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल को सपोर्ट करो। लोग उसे लाइक करते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं उससे, कि एक ही चीज़ है इंडिया को ठीक करने का कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाओ, ये बिल ले आओ तो ये ठीक हो जाएगा, ये बिल ले आओ तो ये ठीक हो जाएगा। पता उनमें से ज़्यादातर लोगों को कुछ नहीं है। तो यही मैं बता रहा हूँ कि कभी भी कोई कानून आ जाता है, और मैंने पहले भी बताया कि हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं एज वेल एज जो मिनिस्टर्स हैं, दे आर नॉट टेक्नोक्रेट्स। इवन द सिविल सर्वेंट्स आर नॉट, मोस्ट ऑफ देम नॉट आर टेक्नोक्रेट्स। टेक्नोक्रेट्स मतलब जिनकी स्पेशलिटी हो। फॉरेन कंट्रीज़ में तो फिर भी स्पेशलिटी थोड़ी बहुत देखी जाती है, यहाँ पे नहीं देखी जाती। उसमें गलती भी, जैसा सिस्टम है, जैसा निज़ाम है हमारा, वैसा चलता है। हम भी अगर यूपीएससी जो एस्पिरेंट है, जैसे मैं हूँ, अगर मैं कल को बन जाता तो मैं जर्नलिस्ट हूँ। जर्नलिस्ट में तो मुझे हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा कुछ पता है। मैं टेक्नोक्रेट नहीं बन सकता, अभी नहीं हूँ मैं उस वक्त। ट्रेनिंग अगर आगे कोई निज़ाम ऐसा बनता है तो ज़रूर बन जाऊँगा। तो उसी तरह अगर कोई बिल आ जाता है तो सिर्फ ऐसे ही सपोर्ट ना करें कि बिल आ गया है, हमारी पसंदीदा सरकार है, हमारा पसंदीदा लीडर है तो सपोर्ट करें। उसे इंट्रोस्पेक्ट भी करें कि क्या जो बिल आएगा, क्या वो सही है या उसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स क्या हैं। इसी के लिए इसे एंड करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।